नमस्कार बच्चों। आज अपन पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। परमाणु संरचना क्या होती है इसके बारे में आज अपन पढ़ेंगे, विस्तृत से इस चैप्टर का अध्ययन करेंगे। तो अपन देखते हैं परमाणु संरचना के बारे में। इस अध्याय में हम महर्षि कनाद और डाल्टन के परमाणु सिद्धांत से लेकर आधुनिक क्वांटम यांत्रिकी तक परमाणु मॉडल के विकास का अध्ययन करेंगे। पदार्थ की प्रकृति को समझने के लिए पदार्थ की मूलभूत इकाई परमाणु की संरचना को समझना आवश्यक होता है। सबसे पहले अपन बात करते हैं महर्षि कणाद के परमाणु सिद्धांत की। तो बच्चों बात करते हैं अपन महर्षि कणाद के परमाणु सिद्धांत की। महर्षि कणाद ने बुद्ध से 800 वर्ष पूर्व इस धारणा का सूत्रपात किया कि द्रव्य की रचना सरल तथा अपरिवर्तनीय कणों से हुई है। इन कणों को उन्होंने परमाणु नाम दिया। उनके मतानुसार 4 शाश्वत तत्वों यानी पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु में से प्रत्येक तत्व एक विशेष गुण वाले परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। पार्थिव परमाणुओं में गंध का, जलीय परमाणुओं में स्वाद का, आग्नेय परमाणुओं में रंग का तथा वायव्य परमाणुओं में स्पर्श का गुण होता है। ये सभी परमाणु सक्रिय तथा गोलीय होते हैं और इनका विस्तार लगभग ज्यामितीय बिंदु जितना होता है। तो ये बातें जो है वो महर्षि कणाद ने बताई परमाणु के बारे में। इसके बाद उन्होंने और बातें बताई कि कणाद के अनुसार प्रत्येक प्रकार के परमाणु अन्य प्रकार के परमाणुओं से संयुक्त होकर यौगिक का निर्माण करते हैं। 2 परमाणुओं के संयोग से द्विअणुक या द्विअंगी यौगिक की उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार आगे और अधिक संयोग से त्रिअणुक अथवा तृतीयक और चतुष्अणुक अथवा चतुष्क यौगिक बनते हैं। लगभग इसी समय ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस ने सूक्ष्मतम अविभाज्य कणों को एटम कहा। यह ग्रीक भाषा के शब्द एटोमियो से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है ना काटा जाने वाला अथवा अविभाज्य। परमाणु के बारे में ये सभी विचार केवल दार्शनिक मत थे और इनका कोई वैज्ञानिक और प्रायोगिक आधार नहीं था। इसलिए फिर आगे परमाणु मॉडल और जो परमाणु सिद्धांत है उनकी आवश्यकता पड़ी। तो सबसे पहले जो परमाणु सिद्धांत दिया था वो है जॉन डाल्टन ने, जिसे हम कहते हैं डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। तो आइए बच्चों देखते हैं कि डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत में कौन कौन सी बातें बताई। सन 1808 में सर्वप्रथम डाल्टन ने परमाणु के अविभाज्य कण का मॉडल प्रस्तुत किया। यह परमाणु सिद्धांत रासायनिक संयोजन, द्रव्यमान संरक्षण एवं निश्चित अनुपात के नियमों के आधार पर दिया गया था। इसके प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। परमाणु अविभाज्य कण होते हैं, अर्थात इन्हें और विभाजित नहीं किया जा सकता। एक ही तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं, अर्थात भार, आकार तथा रासायनिक गुणधर्मों में भी समान होते हैं। विभिन्न तत्वों के आकार, भार तथा रासायनिक गुणधर्मों में भी परमाणु जो होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं। अलग अलग तत्वों के परमाणु सदैव छोटी छोटी पूर्ण संख्याओं के सरल अनुपात में संयोग कर यौगिक बनाते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु केवल पुनर्व्यवस्थित होते हैं। इन्हें रासायनिक अभिक्रिया द्वारा न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। हालांकि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कई तथ्यों की व्याख्या जो है वो नहीं कर पाया, परंतु इसके द्वारा परमाणु के बारे में दी गई जानकारी से वैज्ञानिक तथा प्रायोगिक तथ्यों के आधार पर अग्रिम अन्वेषणों की नींव रखी गई। 19वीं शताब्दी के अंत तक यह ज्ञात हो गया कि परमाणु में कुछ छोटे छोटे कण भी उपस्थित होते हैं, जिन्हें अवपरमाणु कण या सब एटॉमिक कहा गया। इन अवपरमाणिक कणों की खोज के बाद परमाणु संरचना में और अधिक संशोधन हुए तथा आगे परमाणु मॉडल प्रस्तुत किए गए। तो अपन बात करते हैं, अगला जो मॉडल था वो था थॉमसन का परमाणु मॉडल, या इसे तरबूज मॉडल भी कहते हैं। परमाणु संरचना संबंधी पहला मॉडल, यानी उसकी संरचना से संबंधित जो सबसे पहला मॉडल दिया गया वो दिया गया था सर 1898 में सर जे थॉमसन द्वारा। अब तक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की खोज हो चुकी थी।
अतः परमाणु में इन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की आंतरिक संरचना को समझने के लिए ये मॉडल दिया गया कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो परमाणु में कहाँ पाए जाते हैं। तो देखो बच्चों, इस चित्र में एक धनावेशित गोला दिखाई दे रहा है जिसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो जगह जगह छितराए हुए पाए गए हैं, उपस्थित होते हैं। थॉमसन के अनुसार परमाणु लगभग 10⁻⁻10 मीटर त्रिज्या का एक धन आवेशित गोला होता है जिसमें ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन समान मात्रा में वितरित रहते हैं। इसे प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। यह एक प्रकार का क्रिसमस केक होता है जिसमें धन आवेश को तो पुडिंग की तरह माना गया है तथा इलेक्ट्रॉन प्लम की तरह उसमें लगे रहते हैं। यह व्यवस्था उसी प्रकार से होती है जैसे बूंदी के लड्डू में लड्डू धनावेशित भाग होता है तथा इलायची के दाने इलेक्ट्रॉन के समान उपस्थित रहते हैं। इसे तरबूज मॉडल भी कहते हैं। तरबूज का लाल भाग धनावेश की तरह तथा मध्य में लगे बीज इलेक्ट्रॉन की तरह होते हैं। इस मॉडल में थॉमसन ने यह बताया कि परमाणु में धनावेश तथा ऋण आवेश की मात्रा समान होती है तथा परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होते हैं। इस प्रकार यह मॉडल परमाणु का विद्युतीय रूप से उदासीन होना तो स्पष्ट करता है, परंतु यह रदरफोर्ड के स्वर्णपत्र प्रयोग को नहीं समझा सका। इसलिए बच्चों, अगला जो मॉडल आया वो था रदरफोर्ड का स्वर्णपत्र प्रयोग। अर्नेस्ट रदरफोर्ड तथा उनके शिष्यों ने सन 1911 में सोने की पतली झिल्ली पर एल्फा कणों की बमबारी का प्रयोग किया जिसे रदरफोर्ड का स्वर्णपत्र प्रयोग कहते हैं। देखिए, यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि एक इसमें एल्फा कण स्रोत है और एल्फा कण स्रोत के सामने पतली सोने की झिल्ली को रखा गया है। इस पतली सोने की झिल्ली में जब एल्फा कणों की, ये जो एल्फा कण स्रोत है, इससे जब एल्फा कणों की बमबारी की जाती है, यहाँ से एल्फा कण निकल करके झिल्ली की तरफ चलते हैं, तो इससे टकराने के बाद ये जो एल्फा कण हैं कुछ तो अविक्षेपित हो जाते हैं, यानी बिल्कुल सीधे निकल जाते हैं। कुछ एल्फा कण जो होते हैं वो विक्षेपित हो जाते हैं। तो जो कण विक्षेपित और अविक्षेपित होते हैं वो झिल्ली में से निकलने के बाद एक स्फुरदीप्त जिंक सल्फाइड से लेपित एक पर्दा यहाँ पर लगा हुआ है, इससे टकराते हैं तो स्फुरदीप्ति उत्पन्न होती है जिससे पता लगता है कि अल्फा कण किस दिशा में गति कर रहे हैं। तो इस प्रकार रदरफोर्ड ने ये स्वर्णपत्र प्रयोग किया और उसने कुछ बातें बताई। रदरफोर्ड ने सोने की पतली झिल्ली यानी 100 नैनोमीटर या 10⁻⁷ मीटर मोटाई वाली झिल्ली पर उच्च ऊर्जा वाले एल्फा कण, जिनको हीलियम के नाभिक कहा जाता है, की बमबारी की। झिल्ली के चारों तरफ उसने क्या किया, जिंक सल्फाइड से लेपित वृत्ताकार पर्दा रखा गया जिससे बमबारी के बाद एल्फा कण इस पर्दे से टकराकर फ्लैश यानी स्फुरदीप्ति उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार एल्फा कणों की दिशा ज्ञात कर ली जाती है। जैसा कि देखो चित्र में भी दिखाया गया है कि एल्फा कण पुंज जब इस परमाणु में से गुजर रहे हैं तो कुछ जो एल्फा कण है वो तो बिल्कुल सीधे निकल जाते हैं जिन्हें अविक्षेपित एल्फा कण कहा गया। कुछ कण जो है अपने मार्ग से या पथ से विचलित हो जाते हैं और मध्य में इसमें नाभिक पाया जाता है। तो रदरफोर्ड ने जब स्वर्णपत्र प्रयोग किया तो इसके निम्न प्रेक्षण प्राप्त हुए जो इस प्रकार हैं कि पहला जो प्रेक्षण था वो ये है कि अधिकांश एल्फा कण सोने की झिल्ली से बिना विक्षेपित हुए सीधे ही निकल गए। दूसरा जो प्रेक्षण उन्होंने देखा कि बहुत कम एल्फा कण कुछ कोण से विक्षेपित हो गए। तीसरा जो प्रेक्षण उन्होंने प्राप्त किया कि 20,000 एल्फा कणों में से एक एल्फा कण 180 डिग्री के कोण पर विक्षेपित हुआ। यह प्रेक्षण रदरफोर्ड के लिए अत्यंत आश्चर्यजनक था कि अगर आप एक 14 इंच तोप के गोले को किसी टिश्यू पेपर पर मारें और वह लौटकर आपको ही चोट पहुंचा दे, तो ये उसके लिए एक बहुत ही आश्चर्यजनक घटना थी। इन प्रेक्षणों के आधार पर रदरफोर्ड ने निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले जो इस प्रकार हैं। देखते हैं अपन इन्होंने कौन कौन से निष्कर्ष निकाले। पहला है कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला और आवेशहीन होता है। पहली बात उन्होंने बताई कि परमाणु का अधिकांश भाग जो होता है वो खोखला होता है और आवेशहीन होता है। दूसरी उन्होंने जो बात बताई कि समस्त धनावेश परमाणु के अंदर बहुत कम आयतन में एक जगह केंद्रित होता है। तीसरी जो उन्होंने बात बताई कि परमाणु में धनावेश का आयतन उसके कुल आयतन की तुलना में बहुत कम होता है। इस धनावेशित आयतन को ही नाभिक कहा गया।
परमाणु का आकार लगभग 10⁻⁻10 मीटर तथा नाभिक का आकार लगभग 10⁻⁻15 मीटर होता है। उपरोक्त निष्कर्षों के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु का मॉडल प्रस्तुत किया, जिसमें परमाणु का संपूर्ण धनावेश तथा द्रव्यमान उसके मध्य स्थित नाभिक में केंद्रित होता है। यानी इसमें देखो जो चित्र में दिखाया गया है, नाभिक जो है, इसमें नाभिक इसके केंद्र में स्थित है और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर कक्ष के रूप में स्थित होते हैं। फिर उन्होंने जो बात बताई कि परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है, जिसमें नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथों में तीव्र गति से घूमते हैं। इन वृत्ताकार पथों को कक्ष या कक्षा कहते हैं। परमाणु विद्युत उदासीन होता है, अतः परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतनी ही संख्या में नाभिक में प्रोटॉन उपस्थित होते हैं। इलेक्ट्रॉन और नाभिक आपस में स्थिर विद्युत आकर्षण बल से बंधे रहते हैं। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल सौर मॉडल का प्रतिरूप भी माना जाता है। यानी जिस प्रकार से सौर मंडल में विभिन्न ग्रह जो होते हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इसी प्रकार से उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन भी नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर भिन्न भिन्न कक्षाओं में इस प्रकार घूमते हैं जैसे विभिन्न ग्रह सूर्य के चारों तरफ विभिन्न कक्षाओं में घूमते हैं। ये मॉडल प्रस्तुत करने के बाद भी रदरफोर्ड के मॉडल में कुछ कमियां रह गईं, जो इस प्रकार हैं कि यह परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सका। यानी नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन विकिरण उत्सर्जित करता है, जिससे उसकी ऊर्जा कम हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर सर्पिलाकार गति करता हुआ अंततः उसमें गिर जाएगा, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता है। अपन इसका चित्र देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो चारों तरफ घूमता घूमता ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा और अंत में नाभिक में गिर जाएगा, लेकिन ऐसा वास्तव में नहीं होता है। दूसरी जो इसकी थी कमी वो ये थी कि यह परमाणु की इलेक्ट्रॉनिक संरचना को स्पष्ट नहीं कर पाया। यानी परमाणु के स्पेक्ट्रम तथा एक कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या तथा व्यवस्था को स्पष्ट नहीं करता है। इस प्रकार विभिन्न प्रकार की एटॉमिक थ्योरी दी गई। इसके बाद जो वैज्ञानिक आए थे अगले, वो नील्स बोर की परिकल्पना यानी परमाणु का बोर मॉडल। सन 1913 में नील्स बोर ने हाइड्रोजन परमाणु की संरचना तथा उसके स्पेक्ट्रम को समझाने के लिए प्रतिरूप बनाया और उसे तर्क संगत रूप से समझाया। बोर मॉडल निम्न अभिग्रहियों पर आधारित है। पहली जो इसने बात बताई वो है कि परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है, जिसमें धन आवेशित कण प्रोटॉन उपस्थित होते हैं। दूसरी उन्होंने जो बात बताई कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित त्रिज्या तथा ऊर्जा वाले पथ में गति करते हैं। ये निश्चित ऊर्जा वाले पथ कक्षा, कोश या ऊर्जा स्तर कहलाते हैं। तीसरी जो उन्होंने बात बताई कि ये कोश नाभिक के चारों ओर संकेंद्रीय रूप से व्यवस्थित होते हैं तथा इन्हें स्मॉल n द्वारा दर्शाया जाता है। इनका मान हमेशा पूर्णांक के रूप में होता है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 आदि होता है तथा इन्हें क्रमशः K, L, M, N आदि से भी दर्शाया जाता है। जैसे कि इस चित्र में दिखाया गया है कि मध्य में नाभिक स्थित है और उसके चारों ओर गोलाकार पथ में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं चक्कर लगाते रहते हैं। ये इसके चारों ओर पथ हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इनमें चक्कर लगाते रहते हैं। नाभिक के सबसे नज़दीक वाला जो कोष होता है उसे प्रथम कोष कहते हैं। उसके अगला जो कोष होता है वो द्वितीय कोष कहलाता है और उसके बाहर के कोष तृतीय, चतुर्थ, इस प्रकार बनते चले जाते हैं। स्मॉल n का मान बढ़ाने पर कक्ष की नाभिक से दूरी भी बढ़ती है और उनकी ऊर्जा भी बढ़ती है। यानी जैसे जैसे नाभिक से दूर जाते जाएंगे नाभिक की ऊर्जा जो है वो बढ़ती चली जाएगी और जितना नाभिक के नज़दीक इलेक्ट्रॉन आएगा उसकी ऊर्जा उतनी ही कम होगी। कहने का मतलब ये हुआ कि जो कोष नाभिक के सबसे नज़दीक होता है वो सबसे कम ऊर्जा वाला होता है और जैसे जैसे कोष की दूरी नाभिक से बढ़ती जाएगी उसकी ऊर्जा भी बढ़ती जाती है। इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में गति करते हैं जिनका कोणीय संवेग nh/2π के बराबर होता है। निश्चित कक्षा में चक्कर लगाने पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात इलेक्ट्रॉन न तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है और न ही ऊर्जा का अवशोषण करता है। परंतु जब इलेक्ट्रॉन परमाणु के बाहर से किसी प्रकार की ऊर्जा का अवशोषण करता है तो वह निम्न ऊर्जा स्तर से उत्तेजित होकर उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है और जब ऊर्जा का उत्सर्जन करता है तो उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में
चला जाता है। ऊर्जा में यह परिवर्तन सतत नहीं होता है, अर्थात डेल्टा ई बराबर ई एफ माइनस ई आई। ई एफ जो होता है वो उसकी अंतिम ऊर्जा अवस्था होती है और ई आई मतलब उसकी प्रारंभिक ऊर्जा अवस्था होती है। इन दोनों का अंतर जो होता है वो ऊर्जा परिवर्तन के बराबर होता है। देखो बच्चों, इस दो चित्र हैं, इन चित्रों में दिखाया गया है कि पहला जो चित्र है इस डायग्राम में उच्च ऊर्जा स्तर से मतलब इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऊर्जा का अवशोषण करके निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जा रहा है, यानी ये ऊर्जा का अवशोषण कर रहा है। और जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो वो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, यानी ऊर्जा को त्याग देता है और निम्न ऊर्जा अवस्था में आ जाता है। तो इस प्रकार इन चित्रों के माध्यम से ऊर्जा के अवशोषण और उत्सर्जन को समझाया गया है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन द्वारा उसकी ऊर्जा का अवशोषण तथा उत्सर्जन से रेखीय स्पेक्ट्रम का निर्माण होता है। इन सिद्धांत के बाद भी बोर मॉडल की कुछ उसमें कमियां पाई गई। कौन कौन सी कमियां हैं उसके बारे में अपन देखते हैं, जानकारी लेते हैं कि बोर मॉडल रदरफोर्ड मॉडल की तुलना में अधिक विकसित था। इसके द्वारा परमाणु के रेखीय स्पेक्ट्रम और स्थायित्व की व्याख्या भी की जा सकती थी। फिर भी इस मॉडल की कमियां थी जो इस प्रकार है कि अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं के स्पेक्ट्रम की व्याख्या यह नहीं कर सका। दूसरी इसकी जो कमी थी कि हाइड्रोजन परमाणु के रेखीय स्पेक्ट्रम में एक से अधिक रेखाओं यानी द्विक रेखाएं की व्याख्या ये मॉडल नहीं कर सका। चुंबकीय क्षेत्र में जीमान प्रभाव तथा विद्युत क्षेत्र में स्टार्क प्रभाव यानी जो स्पेक्ट्रमी रेखाओं का जो विपाटन हो जाता है उनको ये नहीं समझा सका। यह परमाणु द्वारा रासायनिक आबंध बनाकर अणु बनाने की प्रक्रिया को भी स्पष्ट नहीं कर सका। इसलिए इसके बाद जो अगले जो मॉडल आया था वो था सोमरफेल्ड द्वारा बोर मॉडल का विस्तार, यानी सोमरफेल्ड नामक वैज्ञानिक ने बोर के मॉडल को का ही आगे विस्तार किया। सन 1915 में सोमरफेल्ड ने स्पेक्ट्रम में सूक्ष्म संरचनाओं को देखते हुए बोर के परमाणु मॉडल का विस्तार किया तथा निम्न दो अभिग्रहित प्रस्तुत किए। पहला था कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन केवल वृत्ताकार कक्षाओं में ही नहीं घूमते बल्कि दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में भी चक्कर लगाते हैं। द्वितीयक और जो तृतीयक कोष होते हैं उसके लिए बोर की वृत्ताकार कक्षाओं के अतिरिक्त क्रमशः 1 तथा 2 दीर्घ वृत्ताकार कक्षाएं भी होती हैं। अर्थात सोमरफेल्ड के अनुसार मुख्य क्वांटम संख्या n के साथ 2 अन्य क्वांटम संख्याओं की आवश्यकता भी होती है जिन्हें इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है कि n बराबर nr प्लस n फाई। nr जो होती है वो त्रिज्य क्वांटम संख्या होती है और n फाई जो होती है वो कोणीय क्वांटम संख्या या दिगंशीय क्वांटम संख्या होती है। तो मुख्य क्वांटम संख्या जो होती है ये त्रिज्य क्वांटम संख्या और कोणीय क्वांटम संख्याओं का योग होती है। देखो बच्चों, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि सोमरफेल्ड के अनुसार जो पथ जो होता है इलेक्ट्रॉन का वो दीर्घ वृत्ताकार होता है, यानी एक कोष केवल वृत्ताकार होता है, उसके अलावा जितने भी कोष होते हैं सारे के सारे दीर्घ वृत्ताकार कोष होते हैं। इन दीर्घ वृत्ताकार कक्ष में घूमते समय इलेक्ट्रॉन के वेग में परिवर्तन होता रहता है जिससे इलेक्ट्रॉन कक्ष में पुरस्सरण गति करने लगता है, यानी जिग जैग गति करता है वो। इस कारण कोणीय संवेग में भी परिवर्तन होता है तथा n के विभिन्न मान प्राप्त होते हैं जो ऊर्जा स्तरों को दर्शाते हैं। इन ऊर्जा स्तरों में इलेक्ट्रॉन का संक्रमण होता है और इनसे स्पेक्ट्रम की सूक्ष्म संरचनाएं प्राप्त हो जाती हैं। उदाहरण के लिए अपन बात करते हैं, एग्जाम्पल यहाँ देखते हैं कि स्पेक्ट्रम की बामर श्रृंखला की रेखाएं निम्न संक्रमण प्रदर्शित करती हैं। देखो ये जो चित्र है इसमें सभी जो ऊर्जा हैं यानी रेखाएं जो प्राप्त हो रही हैं वो उच्च ऊर्जा स्तर से दूसरे कोष में, जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से दूसरे कोष में संक्रमण करता है तो हमें बामर श्रृंखला की रेखाएं प्राप्त होती हैं। इसमें पहला जो संक्रमण हो रहा है वो तीसरे कोष से दूसरे कोष में, दूसरा जो संक्रमण हो रहा है वो चौथे कोष से दूसरे कोष में, तीसरा संक्रमण पाँचवें से दूसरे में, छठे से दूसरे में और सातवें कोष से दूसरे में। कहने का अर्थ ये हुआ कि सब उच्च ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन जो आ रहे हैं वो सब में दूसरे कोष में ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, यहाँ पर आते हैं, इसलिए बामर श्रेणी की रेखाएं प्राप्त होती हैं। इस प्रकार n बराबर 2 ऊर्जा स्तरों से बना होता है। एक तो बोर का वृत्ताकार कक्ष यानी n बराबर 1 तथा दूसरा सोमरफेल्ड का दीर्घ वृत्ताकार कक्ष जिसे n फाई बराबर 2 कहते हैं। अतः इलेक्ट्रॉन द्वारा
n बराबर 3 कक्ष से n बराबर 2 कक्ष में संक्रमण से प्राप्त एक रेखा 3 रेखाओं में विभक्त हो जाती है। यानी एक जो रेखा थी वो मुख्य रूप से 3 रेखाओं से मिलकर बनी होती है। इस सोमरफेल्ड ने स्पेक्ट्रम की सूक्ष्म संरचनाओं को स्पष्ट कर दिया। तो उन्होंने बता दिया कि किस प्रकार से एक जो रेखा है वो अन्य रेखाओं में विभक्त होती है। लेकिन इस मॉडल की भी कुछ कमियां थीं। कौन कौन सी कमियां हैं कि यह सिद्धांत अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं के स्पेक्ट्रम को नहीं बता सका। दूसरा है कि दिगंशीय क्वांटम संख्याओं के मान तथा कक्षाओं के आकार तरंग यांत्रिकी से प्राप्त मानों तथा आकारों के अनुरूप नहीं है। इस बात को भी सोमरफेल्ड नहीं समझा सका। इस प्रकार बोर के परमाणु मॉडल के बाद जटिल परमाणुओं की संरचना की व्याख्या करने के लिए कुछ मॉडल्स दिए गए, जो मतलब और भी अधिक आधुनिक मॉडलों की आवश्यकता पड़ी। इस प्रकार के मॉडल निर्माण में निम्न 2 सिद्धांतों का आधारभूत योगदान रहा। कौन कौन से सिद्धांत हैं? वो सिद्धांत हैं द्रव्य का द्वैत व्यवहार, जिसे कहते हैं दी ब्रोगली सिद्धांत। दूसरा था हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। तो पहले अपन बात करते हैं बच्चों द्रव्य का द्वैत व्यवहार यानी दी ब्रोगली सिद्धांत। सर्वप्रथम सन 1905 में आइंस्टीन ने प्रकाश की द्वैत प्रकृति का अध्ययन किया और बताया कि विवर्तन, व्यतिकरण आदि घटनाएं प्रकाश की तरंग प्रकृति के द्वारा समझाए जा सकते हैं, जबकि कृष्णिका विकिरण, प्रकाश विद्युत प्रभाव आदि घटनाएं प्रकाश की कणीय प्रकृति द्वारा ही समझाए जा सकते हैं। सन 1924 में फ्रांस के भौतिक वैज्ञानिक लुईस दी ब्रोगली ने बताया कि जिस प्रकार प्रकाश की प्रकृति कण और तरंग दोनों की तरह होती है, उसी प्रकार द्रव्य की द्वैत प्रकृति यानी कण तथा तरंग भी होनी चाहिए। इस प्रकार द्रव्य की द्वैत प्रकृति को अति सूक्ष्म पिंडों जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, परमाणुओं, अणुओं, सूक्ष्म द्रव्य कणों आदि पर भी लागू किया जा सकता है। डी ब्रोगली ने प्लांक तथा आइंस्टीन समीकरण की सहायता से द्रव्य तरंग का तरंग दैर्घ्य ज्ञात करने के लिए निम्न समीकरण की स्थापना की। तो वो जो वैज्ञानिक थे डी ब्रोगली, उन्होंने प्लांक समीकरण दिया और आइंस्टीन जो समीकरण था उन दोनों को जोड़ करके अपना एक नया समीकरण उन्होंने प्रस्तुत किया, जो देखो यहाँ इस प्रकार है कि प्लांक का जो समीकरण है वो E बराबर एच न्यू होता है। आइंस्टीन ने जो समीकरण दिया था वो E बराबर mc² होता है। इन दोनों समीकरणों को जोड़ने पर एच न्यू बराबर mc² या न्यू जो होता है वो c/λ के बराबर होता है। इसका मान रखने पर एच c/λ बराबर mc², या हम कह सकते हैं कि एच लैम्बडा बराबर mc या लैम्बडा बराबर जो होता है वो h/mc का मान हमें प्राप्त हो जाता है। यहाँ m जो है वो फोटोन का द्रव्यमान, c प्रकाश का वेग है। डी ब्रोगली के अनुसार समीकरण 3 में प्रकाश के वेग c के स्थान पर द्रव्य कण का वेग v रखने पर समीकरण जो प्राप्त होती है लैम्बडा बराबर h/mv या लैम्बडा बराबर h/p ये प्राप्त हो जाता है, जहाँ पर m जो है वो द्रव्य कण का द्रव्यमान है, p संवेग होता है, लैम्बडा द्रव्य तरंग जो होती है उसका तरंग दैर्घ्य होती है और v द्रव्य कण का वेग होता है। h का मान जो होता है उसे प्लांक स्थिरांक कहते हैं और इसका मान 6.626 गुणा 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड के बराबर होता है। अतः हम कह सकते हैं कि गतिशील द्रव्य कण के द्रव्य तरंग की तरंग दैर्घ्य उसके संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात लैम्बडा जो होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है संवेग के, या हम कह सकते हैं कि लैम्बडा जो होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है द्रव्यमान के, अर्थात जब द्रव्य के कण का द्रव्यमान अधिक होगा तब उसकी तरंग दैर्घ्य का मान कम होगा और उसमें तरंग जैसे गुण दिखाई नहीं देंगे, जबकि इलेक्ट्रॉन जैसे सूक्ष्म कणों का द्रव्यमान बहुत कम होता है, इसलिए उन्हें संबंधित तरंग दैर्घ्य के प्रयोग द्वारा पहचाना जा सकता है। डी ब्रोगली की सार्थकता की अगर अपन बात करें तो डी ब्रोगली सिद्धांत सभी प्रकार के कणों जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, परमाणु, अणु, न्यूट्रॉन आदि के लिए तो सार्थक हैं, परंतु बड़े द्रव्य कणों के तरंग गुण इनमें नगण्य होता है तथा इनके लैम्बडा का मान इतना कम होता है कि उसका मापन संभव नहीं होता। जैसे अपन बात करें कि 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाली गेंद 10⁵ मीटर प्रति सेकंड वेग से गतिशील है,
तो डी ब्रोगली के अनुसार इसके लैम्बडा का मान निम्न प्रकार से होता है। अगर अपन इसका मान ज्ञात करें तो ये जो मान प्राप्त होगा वो होता है लैम्बडा बराबर 6.62 गुणा 10⁻⁻38 मीटर। यह मान जो होता है वो अत्यंत ही क्या होता है, नगण्य होता है। अतः बड़े कणों जैसे गेंद में तरंग गुण नगण्य होता है। जबकि सूक्ष्म कण जैसे इलेक्ट्रॉन के लिए अगर अपन बात करें तो इलेक्ट्रॉन के लिए लैम्बडा का जो मान होता है वो 7.27 गुणा 10⁻19 मीटर होता है। अतः इलेक्ट्रॉन के तरंग दैर्ध्य का मान विद्युत चुंबकीय तरंग के लगभग समान होता है तथा इसका मापन संभव होता है। तो बच्चों आज अपन यहीं तक पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अगला जो वीडियो होगा उसमें अपन हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत की बात करेंगे। धन्यवाद।